एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सोच के बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा है, देखिए ये दोनों डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक पीएच है फिनाइल ग्रुप है, ये एक पीएच है फिनाइल ग्रुप है। इसको आप रिएक्ट कराइए Br2 के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ, तो बनेगा A। और फिर जो A बना उसको आप रिएक्ट कराएंगे AgBF4 के साथ, तो बनेगा B। आपको A और B का स्ट्रक्चर बताना है, A और B का स्ट्रक्चर आपको बताना है कि A और B जो कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो कैसा होगा। जस्ट ट्राई करो, सोचो जरा क्या हो रहा है। Br2 है ये ब्रोमीन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके निकल जाएगा। चलो ठीक, नेगेटिव चार्ज है वो उसके ऊपर। फिनाइल को आप फर्स्ट स्टेप में नहीं हटा सकते, ठीक है, फिनाइल को आप फर्स्ट स्टेप में नहीं हटा सकते। सर पहले बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद उसमें प्लस और फिर माइनस दोनों चार्ज चला जाएगा दोनों एलिमेंट्स, और उसके बाद जब सेकंड टाइम करेगा तो फिर फिनाइल टूटेगा उसके बाद। चलो देखते हैं। देखिए जो आप पहले से पढ़ के रखे, थोड़ा हम उसके बारे में रिपीट कर दें। क्या आपको 11 का याद है? एल्कीन को अगर आप Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये ब्रोमीन जो है वो इस डबल बॉन्ड के ऊपर एंटी एडिशन शो करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये सोचना होगा कि आखिर कौन सा डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल होने की वजह से जो कार्बोकेटाइन बनता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो बना, जो मेरे पास A आया वो A ऐसा है, थोड़ा ध्यान से, A PH CH। देख एक ब्रोमीन यहां जुड़ेगा और एक ब्रोमीन यहां। अब हम लोग इसको अगर सॉलिड वेज से दिखा दिए, ये सॉलिड वेज से अगर ब्रोमीन है तो डैश वेज ब्रोमीन, सॉलिड वेज बोर्ड के बाहर, डैश वेज ब्रोमीन अंदर। अब थोड़ा B के बारे में सोचो, जो आप B बनाने जा रहे हैं ना B, उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। दोनों ब्रोमीन, इसके लिए हम थोड़ा यहां मैकेनिज्म आपको दिखा देते हैं। पीएच है, ये पीएच है, दोनों का दोनों ब्रोमीन, जो हमारा सॉलिड वेज का Br था या जो हम लोगों का डैश्ड वेज का Br था, ये दोनों ब्रोमीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा। अच्छा, अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके हट रहा है तो उसके पीछे एक डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि क्यों दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। कारण ये है कि दोनों है ना अपने आप को, जरा समझना, ये इलेक्ट्रॉन लेके इसलिए है ना यहां से निकलना चाहेगा, भागना चाहेगा, क्योंकि उससे उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, उसको उसका है ना, मतलब ऐसा सोचो कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, मानसिक खुशी, समझ रहा। अब गौर से देखो, यहां ये रहा डबल बॉन्ड, यहां पे पीएच, ये फिनाइल, दोनों भी यार अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो क्या ये प्लस और ये प्लस हुआ। अब देख इसे फायदा क्या कि ये दोनों जगह प्लस आ जाने से अब देख इसका भी एक अलग से स्टेबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नाउ इट इज एरोमेटिक, नाउ इट इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। कैसे हो गया ये एरोमेटिक, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। बिल्कुल सही, एकदम सही। हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनर है, ठीक है, और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी है, डिलोकलाइजेशन भी है। सो ओवरऑल इट मेक्स इट एरोमेटिक। इस एरोमेटिक के साथ आपके AgBF4 में एक केटायन है Ag+ और एक एनायन है BF4-। तो अब समय है फाइनल B का स्ट्रक्चर लिखने का। तो B के स्ट्रक्चर में यहां पे एक फिनाइल, ये एक फिनाइल, ये प्लस और ये प्लस, 2 प्लस, और साथ में इसके साथ जुड़ा हुआ है 2 एनायन BF4-। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ Br, मतलब B कंपाउंड। ये B का फाइनल स्ट्रक्चर है, ये A का फाइनल स्ट्रक्चर है। तो A ये रहा आपका और B ये। देखिए जब कभी भी एरोमेटिक स्टेबिलिटी आता है, वो है ना एक अलग सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल को, और उस स्टेबिलिटी के आगे बाकी सब किसी का कोई वैल्यू नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा नेचर में चलता है, हमेशा नेचर में चलता है
कि जब हमारे पास एरोमेटिक स्टेबिलिटी है तो उसके आगे आप किसी का भी वैल्यू नहीं रखते हैं, आपको उसको सबसे पहले सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई डाउट है पूछ लो, किसी का कोई डाउट? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। ये सेकंड वाला लेट से आया क्या जी? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। कोई और है ना आना 2 बजे, ठीक है, फिर आधा घंटा पहले से पढ़ाइए। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को Br2 के साथ रिएक्ट कराएं, जो हम लोग का डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन का एडिशन हो गया। तो हम लोग 11 में पढ़े थे कि ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन को फॉलो करता है, तो उसी चीज को फॉलो करके एक Br को वेज, सॉलिड वेज और एक को डैश वेज से दिखा दी, पहला ए स्ट्रक्चर आया। अब बात था बी का, तो बी स्ट्रक्चर के लिए आपको एरोमेटिक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया गया। कैसे? देखो, ये दोनों Br अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। जब दोनों Br अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला तो इस पर्टिकुलर साइड पे प्लस प्लस डेवलप हुआ, और जब आप इस मॉलिक्यूल को, इस स्पेसिस को गौर से देखिएगा तो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन इज कंप्लीटली पॉसिबल। सो ये पूरा का पूरा इसको एरोमेटिक बनाता है। तो ये एक केटायन बन गया, डाईवैलेंट केटायन, 2 पॉजिटिव के साथ डाईवैलेंट केटायन। तो इसके साथ एनायन Bf4 माइनस जो यहां दिए थे, Bf4 माइनस मिला, एंड फाइनली यू गेट अ सॉल्ट। ये एक सॉल्ट है आपका, सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट बनके तैयार होता है, जिसमें ये केटायनिक फॉर्म में रहेगा 2 यूनिट पॉजिटिव, और इसके साथ 2 रहेगा Bf4 माइनस एनायनिक फॉर्म में। ठीक है, यस सर। और किसी का कुछ समझ में आया? यस सर। क्या? बॉन्ड के नीचे में नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख के सोच के बताना जरा। एक डबल बॉन्ड को जिसको तुम यूज करेगा, एक डबल बॉन्ड जिसको भी तुम यूज करेगा, ध्यान रखना कि हमेशा ध्यान रखना कि एक एल्कीन में एक डबल बॉन्ड को यूज कीजिएगा तो ब्रोमीन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज होता है, तब जाके आपके पास ऐसा एक कंपाउंड बनके तैयार होता है, Br एंड Br। तो हमारे पास ये एक स्पेसिस दे दिया, तुमसे बोला है कि चलो जी इसको ब्रोमीन के x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Br2 के साथ रिएक्ट कराना है, x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Br2, तो एक प्रोडक्ट बनेगा, इधर एक प्रोडक्ट बनेगा। तुमको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, ये बताना है। x का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा तुमको ये बताना है। बोलो बोलो, x का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तुमको इसमें बताना है। चलिए चलिए काम कीजिए, सब एरोमेटिसिटी। देखिए अच्छे से समझिए कि किस डबल बॉन्ड के हट जाने से मॉलिक्यूल का ओवरऑल एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। क्या ये अपने आप में एरोमेटिक है? ठीक है। क्या ये अपने आप में एरोमेटिक है? ठीक है, ये भी अपने आप में एरोमेटिक है। अब जरा, अच्छा सॉरी, एक डबल बॉन्ड हमसे ज्यादा हो गया, एक डबल बॉन्ड हम हटा देते, इसको हटा दे, एक डबल बॉन्ड हटाना। अब बोलो, क्या यहाँ पे एरोमेटिक है? ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्या यहाँ एरोमेटिक है? नहीं है। तो ध्यान रखिए कि यही बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड हटेगा, क्योंकि इस बॉन्ड के हट जाने से आपके मॉलिक्यूल के एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। समझ में आ रहा है?
तो याद रखो यही दो डबल बॉन्ड यूज होगा, तो एक डबल बॉन्ड के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, तो दो डबल बॉन्ड के लिए 2 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। सो एक्स शुड बी 2 ग्राम इक्विवेलेंट। एक्स जो है वो 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, एक्स जो है वो आपका 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। क्या आप इसका प्रोडक्ट समझ पाए हैं? अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाते हैं अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो ये सब मॉलिक्यूल इतना बड़ा बना दिया जाता है ना कि स्टूडेंट है ना देख के छोड़ दे कि नहीं ये तो हमसे नहीं बनेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब बहुत फंडामेंटल रूल्स के ऊपर काम किया हुआ क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। ये सब है ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहता है, बस उसको ध्यान से समझना पड़ता है आपके लिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड हट गया तो 2 Br आ गया, ये Br और एक Br यहाँ पर। उसी तरह ये डबल बॉन्ड हटा तो यहाँ पे एक Br आ गया और एक Br यहाँ। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये दोनों डबल बॉन्ड आप हटा सकते हैं क्योंकि उसके हटने से मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अलग एरोमेटिक, ये अलग, ये अलग। स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। सब बेहतरीन क्वेश्चन सब हो रहा है, ये सब आपको है ना, हो सकता है किसी किसी बुक को बनाइएगा तो आपको ये सब प्रॉब्लम कर सकता है, तो हम खुद आपको बता देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। दिस इज एंटी एरोमेटिक स्पीसीज। क्या ये समझ में आया कि एंटी एरोमेटिक है? यस सर। ठीक है। इट कैन बी एरोमेटिक बाय, फर्स्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है removal of electron, third it can form cation, fourth it can form anion। आपको एक्चुअली चेक करना है कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि अपने आप को एरोमेटिक बदल दे। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी एंटी एरोमेटिक स्पीसीज जो है वो अपने आप को एरोमेटिक में बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक जिसका स्टेबिलिटी लीस्ट है वो अगर अपने आप को एरोमेटिक कर ले तो उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। क्या सही है? तो कोई भी ऐसा स्पीसीज जो आपको एंटी एरोमेटिक दिखता है वो कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक फॉर्म में बदले। ये स्पीसीज बहुत ही खास है क्योंकि इसके बारे में आपको डिस्कशन करना होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत सारा रहता है अलग से। जरा गौर करो, ये अभी यहां डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। सबसे पहला चीज है, अभी हम केटायन एनायन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यार 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका भी 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां आया। तो पहला स्पीसीज जो ये बनके तैयार होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहां पे डॉट, ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट। देखो ये बनाने का तरीका है, जबकि ऐसे डॉट डॉट अलग नहीं होता। अब देख समझना, ये दोनों डॉट, इधर से ये डॉट और इधर से ये डॉट आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना देता है। तो यहां तक पहुंचो जी, यहां का डॉट बचा हुआ है, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये डॉट बचा हुआ है, बाकी ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां से 2 खेल स्टार्ट होता है, यहां से 2 चीज स्टार्ट होता है। एक पहला है इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन। 2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो जो आप डॉट देख रहे हैं ना, डॉट,
जो आप डॉट देख रहे हैं वो डॉट अब हो जाएगा माइनस डबल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दोनों जगह जहां जहां डॉट था वहां एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। कौन दिया इलेक्ट्रॉन? तो कोई मेटल होगा जो रिएक्ट किया होगा, कोई मेटल होगा, मेटल रिएक्ट किया होगा, मेटल बन गया होगा केटायन। मान लो जैसे कोई मेटल है के, वो चला गया के प्लस में और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये दोनों माइनस आने से आप बताइए इसके पास कितना हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स? 6 नहीं 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या ये प्लेनर है सब जगह? प्लेनर है। क्या कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा? होगा। सो ओवरऑल इट इज एरोमेटिक, ओवरऑल इट इज एरोमेटिक। सो जो ये स्टेटमेंट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेके अपने आप को एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में बदल लेता है। ये अपने आप को एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में बदल लेता है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला सही। दूसरा देख, आप अगर इन दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही दो इलेक्ट्रॉन आप हटा दीजिए जी। जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन हटाइएगा तो फिर से देखिए जो स्पेसिस बनके तैयार हो रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इट बिकम्स प्लस, यहां से भी निकल गया प्लस। चलो जी फिर से मेहनत करो, काउंट करो, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये प्लेनर है हर जगह? क्या कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है? सो ओवरऑल इट इज अगेन बिकम्स एरोमेटिक, ये फिर से एरोमेटिक हो गया। मतलब एक बहुत सिंपल सा चीज है। अभी एक और चीज है वो भी बताएंगे, पहले यहां तक क्लियर करते हैं कि जो आपके पास ये स्पेसिस आपको दिख रहा है ना, जो स्पेसिस आपको दिख रहा है, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये अपने आप को एरोमेटिक में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। मतलब ये दोनों तरह का सॉल्ट बना सकता है, ये केटायन के फॉर्म में भी सॉल्ट बना सकता है और ये एनायन के फॉर्म में भी सॉल्ट बना सकता है। क्या लाइन समझा? ये केटायन के फॉर्म में भी, ये केटायन के फॉर्म में भी सॉल्ट बनाता है, ये एनायन के फॉर्म में, मतलब इट कैन फॉर्म केटायन, इट कैन फॉर्म एनायन आल्सो। सब सही। अपने आप को एरोमेटिक करना है, अपने आप को एरोमेटिक करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तो एंटी एरोमेटिक अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इवन शेप का डिफॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, एक और लिखते हैं यहां, इट कैन डिफॉर्म इट्स शेप, ये अपने शेप को बदल लेता है। हम दिखाते कैसे और क्यों वो भी बताते हैं। देख जगह तो नहीं है उधर, हम इससे दूसरे कलर से लिख रहे हैं, थोड़ा समझना, इसको यहां दिखा दे। जो आपका मॉलिक्यूल है वो अपने आप को टब की तरह बना लेता है, ऐसा टब लाइक स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ऐसा। तो सर इससे क्या फायदा हो गया? टब भी बजाने, इससे क्या हो जाना? देख इसको टब स्ट्रक्चर, कारण है अब ये नॉन प्लेनर हो गया। टब स्ट्रक्चर हो जाने से इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और नॉन प्लेनर होने का मतलब हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन चाह के भी डिलोकलाइज नहीं होगा। क्योंकि आप याद कीजिए, सुनिएगा ध्यान से, एंटी एरोमेटिक में क्या केस पढ़े थे आप एंटी एरोमेटिक में पढ़े थे कि इट हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n था ना, एरोमेटिक में क्या था 4n + 2, और एंटी एरोमेटिक में था 4n। ठीक है, बाकी देखना उसमें भी प्लेनर होना चाहिए, उसमें भी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो देख इसका 4n वाला रूल तो सेटिस्फाई है, लेकिन जब ये अपने शेप को बदल के टब लाइक स्ट्रक्चर कर लेता है, तो उसका प्लेनर ज्योमेट्री लॉस हो जाता है। अब ये नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर होने की स्थिति में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कंप्लीट delocalization is not possible. So stability increases. तो ये भी होता है, मतलब आप समझिएगा थोड़ा इस स्ट्रक्चर में क्या खास है। ये तुमको बताता है कि कोई भी एंटी एरोमेटिक स्पेसिस
अपने आप को एरोमेटिक में अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में बदलने के लिए कुछ भी काम करता है। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता है, रिमूव कर लेता है, अपना कैटायन बना सकता है, एनायन बना सकता है और शेप को भी डिफॉर्म करता है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ना हो और उसका एंटी एरोमेटिसिटी किसी तरीके से लॉस हो जाए और उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, कहां क्या हुआ पूछ लीजिए। हम बोले कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। अगर देख, एंटी एरोमेटिक के लिए तुम 3 चीज पढ़ा, हम दिखा रहे हैं। एंटी एरोमेटिक के लिए 3 चीज होना चाहिए। पहला 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए और थर्ड डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। क्या सही है? देख, 4n पाई इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है, टर्म में भी है, लेकिन वो प्लेनर अब नहीं है, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्या सही? तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करना चाहिए। डीलोकलाइजेशन नहीं होने से एंटी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी बढ़ता है। आप एकदम स्टार्टिंग, पिछला क्लास एकदम स्टार्ट से देखो, ऐसा स्पेसिस जिसका साइक्लिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल वो एरोमेटिक, जिसका साइक्लिक फॉर्म कम स्टेबल वो एंटी एरोमेटिक। दोनों ही केस में, चाहे एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, दोनों में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन एक में डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो एक में डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी घटता है। तो अगर हम इसके डीलोकलाइजेशन को किसी तरह से रोक देंगे तो इसका स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, नोट करो, कहीं डाउट है पूछ लो। हो गया? अच्छे से देखो, कहीं किसी का डाउट पूछ लो। सर टर्म में भी तो एडजेसेंट साइड में ये डबल बॉन्ड है, तो खाली एडजेसेंट साइड में डबल बॉन्ड होने से नहीं होता भाई, प्लेनर होगा तभी होगा। रेजोनेंस में भी सीखा ना, प्लेनर ज्योमेट्री होगा तभी होगा। यस सर। तो यहाँ प्लेनर भी होना चाहिए। टर्म में प्लेनर नहीं है, टर्म प्लेनर होगा क्या? सोच चुके अपने से, देखो ऐसा है, वो प्लेन में है क्या, ये प्लेन में है क्या, तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। सर एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लिखे हैं? यहाँ नहीं लास्ट में यहाँ बोले मेटल होगा, कोई मेटल अपने आप को केटायन में बदला होगा, K चेंजेस टू K प्लस, और वही जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो ये गेन कर लिया होगा। यस सर। चलो इसी का एक और चीज है, वो भी हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। ये एक और फॉर्मेट्स को समझने का कोशिश करो। एंटी एरोमेटिक कैसे अपने आप को एरोमेटिसिटी के लिए या फिर अपने आप को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है। देखो, एक और एंटी एरोमेटिक बहुत फेमस स्पीसीज है, वो ये, क्या ये एंटी एरोमेटिक है? यस सर। अब ये देख, ये एंटी एरोमेटिक, ये अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी, ये 2 तरीके से काम करता है। अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए 2 तरीके से काम करता है। सबसे पहला, चेंज इन बॉन्ड लेंथ, ये अपने बॉन्ड लेंथ को बदल देता है, ऐसा कर लेता है, ठीक है। मतलब वो बीच वाला बॉन्ड लंबा हो गया या बड़ा हो गया, उससे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हिंडर होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कम होता है तो उसका स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ता है। एक तरीका ये।
दूसरा, डाइमराइजेशन, डाइमर का फॉर्मेशन करता है। कैसे डाइमर का फॉर्मेशन करता है वो देखो। मेरे पास एक स्पीसीज ये, फिर एक दूसरा स्पीसीज, ये डाइमर बना देता है। कैसे बनाता है वो देखो। इसके दो में से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, इधर से भी वही चीज हुआ। अब देख, थोड़ी देर के बाद तुमको यहाँ पे दो स्पीसीज ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड, यहां डॉट, यहां डॉट, डबल बॉन्ड, यहां डॉट, यहां डॉट। वैसे हम ये सब पढ़ाने के लिए ऐसे बीच में बना देते हैं, बीच में होता नहीं है, एक ही बार में जो होता है वो एक बार में लिख दिया जाता है। देख, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उतरा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उतरा, एक बॉन्ड बन गया यहां। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहां से उतरा, ये इलेक्ट्रॉन यहां, एक बॉन्ड बन गया। तो ओवरऑल तुमको मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, यहां का डबल बॉन्ड, वहां का डबल बॉन्ड, और इनके बीच ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड बना नया, इसके यहां और इसके यहां आने से ये बॉन्ड बना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मिलने से नीचे वाला बॉन्ड। तो ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल विल बी एग्जिस्टिंग इन दिस स्पेस। दिस इज डाइमर, ये डाइमर है। अब डाइमर का फायदा देखो, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो पाएगा? नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होगा, ऑटोमेटिक इसका स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसा एग्जांपल्स है ना, ये सब कुछ ऐसा एग्जांपल्स है जो तुमको बताता है कि नेचर काम कैसे करता है। एरोमेटिक हर वो तरीका लाता है जिससे वो अपने आप को स्टेबिलिटी को बढ़ाए। एंटी एरोमेटिक स्पीसीज कोई भी काम करने के लिए तैयार है जिससे उसका स्टेबिलिटी किसी तरीके से बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, शेप में बदलाव करके, बॉन्ड के लेंथ को बदल के, कुछ भी करके वो अपने स्टेबिलिटी को है ना इंक्रीज करना चाहता है। क्या ये समझ में आया? एकदम छोटा छोटा बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। बताओ, कोई एसिड का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए आप फिजिकल में कौन सा चैप्टर पढ़े? इक्विलिब्रियम। कैसे पता चलता है कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? इक्विलिब्रियम के कौन से क्वांटिटी से तुमको पता चलता है कि एसिड इज स्ट्रॉन्गर और बेस इज स्ट्रॉन्गर, समथिंग लाइक दैट? पीएच, पीके वैल्यू, पीएच भी बोल सकते हैं, कोई नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। क्या सही है? आप बता, देखो एकदम फंडामेंटल तरीके से चलते हैं लोग। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक वीक एसिड है, लेट HA इज वीक एसिड। अगर ये एक वीक एसिड है तो इसको जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालिएगा, ये H प्लस और A माइनस में टूटेगा, H प्लस और A माइनस में। और जब ये H प्लस और A माइनस में टूटेगा तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे K इज इक्वल्स टू H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई HA। दिस K इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सही ना? इसको हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल लो, एकदम छोटा छोटा चीज। ठीक है, थोड़ा देर आपको बोर फील होगा, उसके बाद तो फिर जो सैर सपाटा चलेगा देखिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग के कहते हैं। अब जरा समझना ऐसे, अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, एकदम बच्चा वाला बात, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्शन में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में राइट हैंड साइड में रिएक्शन ज्यादा होगा कि लेफ्ट में ज्यादा होगा? राइट हैंड। वेरी गुड, राइट में ज्यादा होगा। राइट में ज्यादा होने का मतलब है कि H प्लस एंड A माइनस इज मोर। सही है, और H प्लस और A माइनस ज्यादा होने का मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा, और प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब K इज हायर। क्या सही बोल रहे हैं? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए
के बड़ा होता है। क्या बोला, सही बोले? कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका के बड़ा है। सही जा रहे जी? हाँ सर, बच्चा वाला बात बता रहे, इतना पूछ रहे हैं, ठीक है। के इज हायर, करेक्ट ना? एसिड इज स्ट्रॉन्गर, के इज हायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो देख भाई, एक और चीज आता है, नाम उसका पीके, पढ़ा है? माइनस लॉग के, माइनस लॉग के, इसको हम लोग पीके कहते हैं, ठीक है। अब समझना ऐसे कि एसिड इज स्ट्रॉन्गर, फिर से एक बार कहानी, हाँ, अगर एसिड इज स्ट्रॉन्गर है तो के इज हायर, के हायर है, और के हायर है तो पी के लोअर है, स्मॉलर है, करेक्ट ना? तो अभी तक हम लोग एक जगह पहुंच गए। अभी तक हम लोग कहां पहुंच गए? हम लोग यहां पहुंच गए कि कोई एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका के बड़ा होगा, लेकिन पी के क्या होगा? छोटा होगा। कोई एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो उसका के बड़ा होगा, लेकिन पी के क्या होगा? छोटा होगा। अब पता है इसका मतलब और एक चीज निकलता है, छोटा कौन? अगला सुन, इसका एक और मतलब निकलता है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन उधर शिफ्ट करता है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन उधर शिफ्ट करता है जिधर बना हुआ स्पीशीज का स्टेबिलिटी ज्यादा हो। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, तो उस साइड में ज्यादा रहेगा जिधर जाने से ज्यादा स्टेबल स्पीशीज बनेगा। अब समझिए, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आप बोले कि सर राइट हैंड साइड में ज्यादा रहेगा। पता है राइट हैंड साइड में क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एसिड से H+ निकलने के बाद जो बना हुआ एनायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, काम का लाइन, पूरा 3 दिन पढ़ाई होने वाला लाइन है ये। अगर किसी एसिड से H+ निकलने के बाद बना हुआ एनायन ज्यादा स्टेबल हुआ, ध्यान रखना, एसिड इज स्ट्रॉन्गर। क्या बोले? अगर किसी एसिड से H+ निकाल लिया जाए, उसके बाद जो एनायन बनता है, अगर उस एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिड इज स्ट्रॉन्गर। क्या किसी को समझने में दिक्कत है लाइन? फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड formed anion A- after removal of H+ is more stable, ठीक है। एकदम काम का लाइन लिख लिया, 2 लाइन एकदम बहुत खतरनाक लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि कोई भी पर्टिकुलर एसिड से H+ निकाल दें तो उसके बाद अगर बने हुए एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एसिड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो हम लोग सर अब पढ़ेंगे क्या? हम लोग ये पढ़ेंगे कि एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक है। तो हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग या वीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे कि बना हुआ एनायन कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल है। फिर से सुन, पढ़ रहे हैं क्या कि कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन एसिड वीक है, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात को देंगे कि एसिड से H+ निकालने के बाद जो एनायन बन गया, कौन एनायन ज्यादा स्टेबल है और कौन एनायन कम स्टेबल है, क्योंकि जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वही क्रॉसपॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। क्या समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग ऐसा बात करने जा रहे हैं अब, एसिड इज स्ट्रॉन्गर। For this, decide stability of anion। अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है तो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारे पास आगे के डिस्कशन के लिए एकदम फंडामेंटल बेसिक। कोई भी एसिड के स्ट्रॉन्ग या वीक होने के पीछे उसके एनायन के स्टेबिलिटी का हाथ होता है। अगर एसिड से H+ निकालने के बाद बना हुआ एनायन किसी भी वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया तो याद रखना एसिड इज स्ट्रॉन्गर, और अगर कम स्टेबल है तो एसिड इज वीक, ठीक है जी। बहुत बेसिक बात है, ठीक है, ध्यान रखिए।
अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको। मतलब एक सर वो सुबह नींद आता है, दोपहर को नींद थोड़ी आता है। हाँ हाँ वेरी गुड, सुबह नींद आता है। सुबह सुबह शाम के से बात होता है। नहीं, हम तुमको एक चीज बताते हैं नेचुरल क्या पता है, पढ़ाई जब करो तभी नींद आता है। यस सर, ये बात तो सही ये बात सही है, चाहे तुम्हें ना और मोबाइल हाथ में कभी भी ले लो, नींद नहीं आता है। सर मोबाइल में हाँ ये बात सही है, ठीक है। जैसे उठो पढ़ाई करके फिर नींद खत्म हो जाता है। हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना, होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी है ना, इसमें कुछ भी है ना, ऐसा नहीं है कि नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। जब ऐसा नहीं होना तब जाके डॉक्टर को दिखाना, ठीक है। अगर पढ़ते पढ़ते नींद लग रहा है तो कोई बात नहीं, तो होता है, नेचुरल है। चलो देखो आगे, थोड़ा हार्ड चीज है, थोड़ा दिमाग खुला रखिए। नींद है तो जाके पानी मार के आ जाइए, ठीक है। देखिए ध्यान से आगे देखिए, सबसे पहला डिस्कशन है हम लोगों के पास फॉर एसिड्स in which elements belongs to same period। हम लोग ऐसे एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें है ना जो एलिमेंट है वो सेम पीरियड को बिलोंग करता है। जैसे हम तुम्हारे सामने लिख रहे हैं CH4, हम तुम्हारे सामने लिख रहे हैं NH3, हम तुम्हारे सामने लिख रहे हैं H2O, हम तुम्हारे सामने लिख रहे हैं HF। क्या ऊपर वाला लाइन समझ में आया? सब में देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सेम पीरियड को बिलोंग करता है। एक लाइन याद रखना, इसमें एक लाइन याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑलवेज प्रोपोर्शनल विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। जब आप सेम पीरियड में बात करेंगे, जब आप सेम पीरियड में बात करेंगे, याद रखिएगा कि एनायन का स्टेबिलिटी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बताइए, मतलब ये है कि देख तुम CH4 से एक H+ निकाल लो तो क्या ये तुम्हारे सामने CH3 कार्बन पे माइनस आ जाएगा? जब तुम NH3 से एक H+ निकाल लेगा तो क्या ये NH2 बन जाएगा और नाइट्रोजन पे माइनस आएगा? जब हम लोग H2O में एक H+ निकाल लेंगे तो क्या ये OH माइनस बन जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। और जब यही काम तुम HF में करेगा तो H+ निकल गया तो क्या ये फ्लोरीन पे माइनस आ गया। ऊपर वाले थ्योरी को अगर आप यूज करा तो ध्यान रखना कि F- सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उससे कम है OH-, उससे कम है NH2- और सबसे कम है CH3-। समझ में आया क्या? तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीजेस, एनायन का स्टेबिलिटी घटता है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीजेस तो देखना इसका एसिडिक नेचर, के वैल्यू क्या HF का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम H2O, उससे कम NH3 और सबसे कम एसिडिक क्या CH4 होगा। हम K लिख दिए क्योंकि एसिड लिखने में थोड़ा है ना चौक ज्यादा यूज होता है। क्या तुमको समझ में आया? तो K का जो ऑर्डर होगा वही एसिडिक नेचर का भी ऑर्डर है, करेक्ट जा रहा है। तो HF, H2O, NH3, CH4 इसमें सबसे अच्छा एसिड HF है। जब आप सेम पीरियड में बात करेंगे, सेम पीरियड में बात करेंगे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा एनायन का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो सर ऐसे ही क्वेश्चन होगा ना, ऐसे नहीं होगा। देख एग्जांपल, यहां पे हम लोग के पास NH2 लगा है, ठीक है। यहां पे हम लोग के पास CH3 लगा है और यहां पे जरा गौर कर लेना, यहां पे OH लगा है। बोल दिए A है भाई, ये B है, ये C है, तीनों को एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, ठीक है। तो क्या तुम आंसर निकाल सकता है ना? अभी कोई तुमको ऐसे लिखने के लिए थोड़ी ना देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, बोलेगा ABC में तीनों जगह एसिडिक हाइड्रोजन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहां है?
एसिडिक हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। सबसे अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन ए के पास है, उससे कम सी के पास, और सबसे वीक बी के पास। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है। क्लियर है? अब चल जरा एक पीरियड में बात करते हैं, सॉरी एक ग्रुप में बात करते हैं। एक ग्रुप में फॉर एनी पर्टिकुलर ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोपोर्शनल साइज। ध्यान रखना, ध्यान रखना, लड़ाई मत करना कि सर पीरियड में आप ये बोल रहे हैं, वहां ग्रुप में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे सब जगह एक ही लाइन चलता है तो 3 दिन क्या पढ़ाएंगे, एक ही लाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, हर जगह का अलग अलग चीज है, एकदम खुल के समझना, माइंड खुला रखो, एकदम जैसे जैसे बोला गया है उसको समझते जाओ। जब तुम किसी पीरियड में बात करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन जब तुम किसी ग्रुप में बात करेगा साइज विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। ओके, साइज डिसाइड करता है। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर हम तुम्हारे सामने बोल दें कि HF है जी, HCl है, HBr है और HI है, चलो जी सबको एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। तो HF will give you F minus, HCl will give you Cl minus, HBr will give you Br minus and I minus। क्या ये सारा का सारा एनायन एक ग्रुप का है? Yes, sir. तो याद रखना कि साइज बढ़ा, साइज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो एसिडिक नेचर में HF से स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr और सबसे खतरनाक एसिड है HI। ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन है ना कि सब स्टूडेंट है ना एक नजर में गलत करता है। कारण सबको लगता है कि सर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उस पर माइनस अच्छा रहेगा, तो HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ध्यान रखना, HF इज वीकर एसिड अलॉन्ग हाइड्रोजन हैलाइड्स। HF इज वीकर एसिड अलॉन्ग हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का जितना भी है HF, HCl, HBr, HI, सबसे वीक एसिड कौन है? HF। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI है। ठीक है, मन में इसको 2-3 बार अपने से बोल लीजिए, देखिए कहीं डाउट है पूछ लीजिए, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, लेफ्ट साइड में आप लिखे हैं कि F माइनस मोर स्टेबल है या F माइनस। हाँ हाँ सर, पर वहाँ पे तो क्लोरीन के पास उतना जगह ही नहीं होता है, मतलब ऑप्टेट कंप्लीट कर रहा है लेकिन उसका ऑर्बिट बहुत छोटा होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस तुम घर में अभी अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो तुमको स्टेरिक हिंड्रेंस फील हो रहा है? अरे भाई तेरे अगल बगल में कोई रहेगा तब ना स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? अकेले है भाई फ्लोरीन, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, हम तुमको दूसरा चीज बोलते हैं। उसके अंदर स्मॉल साइज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। बात समझे? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। अकेला स्पीसीज पे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे होगा? तो अब आपको देखिए, हम आपको आपका मन का भावना समझ रहे हैं, हम आपको उस चीज का बता रहे हैं कि देखिए एक्चुअली है ना, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड से ज्यादा आप यूज करते हैं ना कि सर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, अब बताइए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझना ध्यान से। इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो एक भी चीज ध्यान रखना कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, इसके पास नेगेटिव को होल्ड करने का एबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेगेटिव को अपने पास रखने का एबिलिटी इसके पास सबसे ज्यादा है। तो आप दो फैक्टर में आप लड़ाई करा सकते हैं कि सर एक तो स्मॉल साइज है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, और हम बोलेंगे कि नहीं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करता है। तो अब जब हम लोग दोनों लड़ाई करेंगे तो आएगा एक्सपेरिमेंट के बाद, चल भाई चल एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि दोनों में से कौन जीतता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो हम बोले हैं वही जीतता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही हम बोल रहे हैं और जो नेचर में चलता है वही हम बोल रहे हैं। बात समझ गए ना? ऐसा बहुत जगह आने वाला चीज है, हम आपको मेंटली उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं।
आपको दो फैक्टर में, दो क्या 3-4 फैक्टर में आपको चुन के एक रास्ता निकाल के निकलना होगा, और जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा उसी का तो लिस्टिंग कर रहे हैं यार हम लोग, उसी का लिस्टिंग कर रहे हैं। आज हम तुमको इस टॉपिक में एक बार भी हम इस वर्ड को खड़ा ही नहीं किए थे कि भाई इसका स्मॉल साइज है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमको मालूम है वर्ड जैसे ही हम बोलेंगे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन विल बी डिसाइडेड बाय En। हर कोई जान रहा है कि फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आपको कब कहां कितना बोलना पड़ता है ना, ये चीज हम लोगों को समझना पड़ता है। बात समझे? अगर हर जगह और हर उसका क्वांटिटी, अभी देख जैसे हम तुमको और चीज थोड़ा ले चलते हैं भाई, जो लोग समझ गए हैं डोंट गेट कंफ्यूज, ध्यान दे। अगर हम तुमसे बोले कि FF है बॉन्ड, F और F का बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे देखो ये बॉन्ड लेंथ जो है ना, ये बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड लेंथ से बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड लेंथ से बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड लेंथ से बड़ा होता है, ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड लेंथ। अब बोलेगा कोई कि सर ये कैसे बोल रहे ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड लेंथ, तो हम वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम तुमसे ये बोलेंगे कि देख भाई फ्लोरीन का साइज स्मॉल है तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करता है, इस वजह से ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। क्या समझा? yes, sir. तो वहां हम En का बात नहीं करेंगे, क्योंकि En का बात करने से एक अलग मतलब एक डाउट क्रिएट हो जाता है दिमाग, समझ लो ना। तो चीज देखो, अभी अगर हमसे बोलिएगा कि सर है ना मेरे पास कोई एक एक्स फ्रेंड है, उस एक्स फ्रेंड का है ना बहुत सारा क्वालिटी है, वो एक अच्छा पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट है, वो खेलता भी बढ़िया है, लेकिन जब आप उसको क्वेश्चन दीजिएगा, जब आप उसको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दीजिएगा, तो उसका खेल का जो एबिलिटी है वो काम नहीं आएगा। उस समय वो पढ़ता कितना बढ़िया है, कितना अच्छा न्यूमेरिकल हैंडल है, यही काम आएगा, तो वही डिस्कशन हो। और जब आप उसको फील्ड पे उतार दीजिएगा तो वो कितना अच्छा स्टूडेंट है ये काम नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? yes. तो उसी तरह से हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। एक्चुअली हम तुमको नहीं बोल रहे, हम एक्चुअली सारे स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, आप कब किस प्रॉपर्टी को लेके बात करेंगे यही तो सीखना होता है, यही सीखना होता है। आप सबको मालूम है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज कम है, लेकिन कब किसको लेके आंसर देना है यही तो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अभी देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है ऐसा, यहां OH है, यहां SH है, बोलो 1 और 2 में विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? फर्स्ट या सेकंड, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? कौन? SH वाला, क्योंकि सल्फर पे निगेटिव आएगा और सल्फर हमारे ग्रुप में ऑक्सीजन के नीचे है, तो SH वाला ज्यादा सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहां लगा है NH2 और यहां लगा है PH2, बोलो 1 और 2 विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? NH2 एंड PH2 विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? PH2 वाला, सही ना? चलो अगला क्वेश्चन, एकदम सोच सोच के आराम से बताते जाइएगा, बहुत अच्छा डिस्कशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मान ले यहां पे है NH2, यहां पे है OH और ये है SH, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। चलो एसिडिक नेचर के बेसिस पे सजाओ थोड़ा, A B C। सबसे कम कौन? सबसे कम कौन? C, बिल्कुल सही। देख इन दोनों को पीरियड के हिसाब से और इन दोनों को ग्रुप के हिसाब से सजा लेंगे क्या? इन दोनों को पीरियड के हिसाब से और इन दोनों को ग्रुप के हिसाब से सजा लेंगे। तो जब पीरियड में हम लोग बात करेंगे तो C वीक है, A स्ट्रॉन्ग है, और जब ग्रुप में बात करेंगे तो A और B में B स्ट्रॉन्ग है, तो C सबसे वीक, उससे बड़ा A और सबसे बड़ा कौन? B। क्या ये समझ पा रहा है? ठीक है, अभी देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना थोड़ा। चल मान ले हम लोग के पास ऐसा एक स्पीशीज है, यहाँ पे SH लिख दिए भाई, यहाँ पे NH2 लिख दिए, यहाँ पे है ना PH2 लिख दिए और यहाँ पे OH लिख दिए।
बोल दिया कि हाँ भाई देखो ABCD, ऐसा A है, B है, ये C है और ये D है। चलो बताओ, अरेंज करो। सर ए सॉरी सी ए D ना, D सबसे कम, D सबसे कम, उसके बाद कौन? डी बी ए सी D सबसे कम, उससे ज्यादा कौन? A से ज्यादा कौन? B, और सबसे ज्यादा कौन? C। देख नीचे वाले पीरियड में P और S है, सही ना? यस सर। तो P और S ज्यादा होगा, और ऊपर वाले पीरियड में N और O है। तो N और O में अगर हम डिसाइड करेंगे, N और O में डिसाइड करेंगे तो N वीक है और O स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों से बड़ा B और C होगा। अब B और C में बात करो तो फिर से तो वो सेम पीरियड में आ गया ना। यस सर। ठीक है, फास्फोरस उसके बाद सल्फर। तो ये तुम्हारे पास Ka का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, Ka ऐसा। तो देखिए एकदम फंडामेंटल था कुछ ऐसा। कुछ भी इनऑर्गेनिक एसिड्स में जरा ध्यान देना। इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स में थोड़ा ध्यान दो, ऑर्डर याद रखना। HSBF5 इसका नाम है भाई सुपर एसिड, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। वैसे सुपर एसिड आज तक हम सुने ही नहीं हम लोग। ठीक है, HSBF5 दिस इज सुपर एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे वीक एसिड है HClO4, HClO4, ठीक है, क्लोरिक। उसके बाद अपना सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के बाद अगर आप जाइएगा तो HNO3 ये सब आता है। नेक्स्ट इसके और नीचे जाइएगा तब आपके पास स्टार्ट होता है HI, HBr, HCl। देखो जो उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखना है HCl के बाद HF, और HF से वीक होता है हम लोगों का वाटर, H2O। तो ये हम लोगों का ऊपर से नीचे एक्चुअली H3O+ डाल दो, H3O+। ये सब ऊपर से नीचे एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, ये एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, K डिक्रीजेस। क्लियर? HSBF5 के सुपर एसिड होने के पीछे का कोई लॉजिक बता सकता है? H बॉन्ड SB 1 2 3 4 5, इसके सुपर एसिड होने के पीछे कोई लॉजिक बता सकता है? सबसे ज्यादा नेगेटिव आयन छोड़ेगा। बिल्कुल सही, आसानी से H+ का रिलीज करेगा। जब आप H+ को निकाल दीजिएगा इससे तो Sb के ऊपर आएगा माइनस, और इस माइनस को ये पांचों फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक सुपर एसिड की तरह सर्व करता है, सुपर एसिड की तरह सर्व करता है। अब जरा देखना, तुम लोग फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा है जहां रेजोनेंस पढ़ा रहे थे, क्या आपको याद है HClO4 में रेजोनेंस है? इक्वल रेजोनेंस था ना HClO4 में? हाँ सर। हाँ, तो वो इसको हाईली स्टेबल करता है। तो आप याद रखिएगा HSBF5, उसके बाद HClO4, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HCl, HF एंड देन वाटर H3O+। ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है फॉर इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड कंपैरिजन टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। कोई भी आप ऑर्गेनिक एसिड उठा लीजिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ठीक है, इन सब से आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा बहुत ज्यादा टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड कंपैरिजन टू एनी ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, यहां तक नोट करो, कोई डाउट है पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आपको एक रफ आइडिया लिख देते हैं, जरा ध्यान देना। सल्फोनिक एसिड्स,
सबसे स्ट्रांग होता है R बॉन्ड SO3H, सबसे स्ट्रांग होता है सल्फोनिक एसिड, उससे कम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड R बॉन्ड COOH। सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रांग, उससे कम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होता है हम लोगों के पास फिनॉल। एक आइडिया है, बस ये आइडिया है, ठीक है ना। अभी तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है। ये फिनॉल, इस फिनॉल से वीक एसिड होता है खुद वाटर H2O पानी, और वाटर से वीक एसिड होता है एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल। इन सब चीज को आप बहुत फंडामेंटल तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर आपको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आज समय कम है, तो हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। थोड़ा सा देखना और समझना। जब आप कोई सल्फोनिक एसिड लेते हैं, जब आप कोई सल्फोनिक एसिड लेते हैं तो आप लिखते हैं R बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। आप जैसे इससे एक H+ निकाल लिए, ये वाला H+ निकल गया, तो ऑक्सीजन को आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देके गए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-। याद रखना ये जो एनायन है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। आपको अगर ध्यान है तो इसका आप रेजोनेंस स्टेबिलिटी देख ले। R बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-। ऑक्सीजन का निगेटिव नीचे तो ये ऑक्सीजन ऊपर, तो अगला स्ट्रक्चर हुआ R बॉन्ड S बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिर ऑक्सीजन का निगेटिव नीचे तो फिर ये ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा, तो अगला स्ट्रक्चर हुआ हम लोग के पास R बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और नीचे O-। क्या ये 3 इक्वल RS है? क्या ये तीनों इक्वल रेजोनेंस है? इसी वजह से इसका स्टेबिलिटी, एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल होने की वजह से corresponding एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो चलिए सर थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड बता दीजिए। देख, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल आप जानते हैं स्ट्रक्चर है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। आप इसमें से एक H+ निकाल लिए, जब आप इसमें से एक H+ निकाल लिए इट बिकम्स R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-। अब आप इसका देखिए रेजोनेंस, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-। ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज नीचे उतरा, ये ऊपर चला गया, तो अगला स्ट्रक्चर है R बॉन्ड C बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O। बोलो क्या ये 2 इक्वल RS है? यस सर। तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में व्हाई सल्फोनिक एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड? क्या आपको डिसाइडिंग फैक्टर समझ में आया? एक में 3 इक्वल RS है, एक में 2 इक्वल RS है, तो ऑब्वियसली 3 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। करेक्ट है ना? ये दोनों में रेजोनेंस था, इक्वल रेजोनेंस। अब चल फिनॉल को देख लेते हैं। फिनॉल का मतलब हो गया आपके पास ये OH। आप जैसे इससे H+ निकाल लिए, आप इसमें से एक H+ निकाल लिए, तो आपके पास बच गया O- ऐसा। अब आप यहां रेजोनेंस शो करेंगे। क्या आपको याद है इसका रेजोनेंस हम लोग कर चुके थे ऐसे? ठीक है, तो आप यहां पे रेजोनेंस शो करेंगे। यहां पे रेजोनेंस में आपके पास यहां डबल बॉन्ड ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पे निगेटिव, यहां निगेटिव, यहां निगेटिव। अच्छा जरा सोच के बताना, इसका जो रेजोनेंस है क्या वो इक्वल रेजोनेंस है? सोच के मेरे लिखने से मत जाओ, वो हम तो काट देंगे। नो सर, नहीं, ये इक्वल रेजोनेंस नहीं है। नो इक्वल रेजोनेंस, इक्वल रेजोनेंस नहीं है। इस वजह से रेजोनेंस है लेकिन इक्वल रेजोनेंस नहीं, इसलिए दोनों इक्वल रेजोनेंस से इसका स्टेबिलिटी कम है। क्या समझा? और अगले दोनों में तो रेजोनेंस है ही नहीं, अगले दोनों में तो रेजोनेंस है ही नहीं। तो सर अगले दोनों में रेजोनेंस नहीं है तो फिर क्या हो रहा है? देख, H2O लो, H2O से एक H+ निकाल दो तो तुम्हारे पास OH बचेगा और O पे माइनस बचेगा। बढ़िया सर। तो सर अल्कोहल में क्या हो जाता है? अल्कोहल में एक H+ निकाल दीजिए, अल्कोहल में एक H+ निकालेगा तो O और R बचेगा।
अब तुम अपना दिमाग दौड़ाओ, बताओ O पे माइनस, क्या कोई आंसर निकाल पाएगा? नहीं। तो अब H है और R है, कौन है जो इलेक्ट्रॉन पुश करके एनायन की स्टेबिलिटी को कम कर दे रहा है? R एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। R के इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होने से इसका स्टेबिलिटी कम होता है, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल की वजह से अल्कोहल सबसे वीक एसिड, इवन पानी से भी अल्कोहल वीक एसिड है, वाटर से भी अल्कोहल एक वीक एसिड है। क्या आपको समझ में आया ये फंडामेंटल बेसिक? ठीक है। कहीं भी सल्फोनिक एसिड है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, एंड वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन एनी एलिफेटिक अल्कोहल। हम एरोमेटिक ये सब का बात नहीं कर रहे, हम किसका बात कर रहे हैं? एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। नोट करो इसको अच्छे से, एक क्वेश्चन कराते फिर खत्म करेंगे इसको। क्वेश्चन एकदम छोटा है, मॉलिक्यूल छोटा नहीं। यहां पे लगा भाई SO3H, यहां पे लगा है COOH, वेरी गुड, ये सब तो आता हम लोग। ठीक है, यहाँ है OH, यहां पे लगा है SH, और थोड़ा सा एक ट्विस्ट, यहां पे लगा है NO2 और फिर लगा है यहां पे OH। नाउ A, B, C, D एंड E। स्टार्ट हो जाओ, सबको एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? अरे यार कहां घूम रहा है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? ए। कोई कंफ्यूजन नहीं, पता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। उससे कम कौन? हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भी। हाँ, उससे कम कौन? डी। उससे कम कौन? देखो चीज खत्म नहीं ना होता है, अब अगले दिन कुछ पढ़ाएंगे तो स्टार्ट तो करना होता है ना। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों जगह O माइनस जनरेट होगा, सही। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ जो NO2 है, NO2 अब पिछला वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या समझा? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना खींचेगा, रेजोनेंस में ज्यादा ना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। दोनों में O माइनस है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो E और सबसे कम C। क्या आपको समझ में आया? हाँ, तो आज आप एक ऑर्डर पढ़े कि सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक है तो सल्फोनिक आगे, कार्बोक्सिलिक और कोई अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक आगे। लेकिन अगर अल्कोहल है देन वी हैव टू डिसाइड, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, बहुत सारा फैक्टर्स है जो सिखाएगा कि हाँ 2-3 अल्कोहल है तो कैसे डिसाइड करेगा, 2-3 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कैसे डिसाइड करेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे।